नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए राहुल और दूसरे कांग्रेसियों के ट्विटर हैंडल अनलॉक। कांग्रेस बोली सत्यमेव जयते। मोदी को याद आया विभाजन। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस घोषित। पीयूष गोयल ने उद्योगपतियों को बनाया निशाना, टाटा को बताया देश विरोधी। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश से राज्यपाल कोश्यारी मुश्किल में, अमित शाह से मिले। महिलाओं को निशाना बना रहा है तालिबान, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। ट्विटर ने शनिवार को राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेताओं के हैंडल को अनलॉक कर दिया है। कांग्रेस ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सत्यमेव जयते कहा है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा 5 बड़े नेताओं और कांग्रेस के हैंडल भी लॉक कर दिए गए थे। राहुल का हैंडल लॉक होने के मुद्दे को पार्टी जोर शोर से उठा रही थी। राहुल ने भी इस मामले में ट्विटर पर हमला बोला था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि ऐसा केंद्र सरकार के दबाव में किया जा रहा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी करके कहा था कि ऐसा करके ट्विटर हमारी घरेलू राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रहा है। उन्होंने कहा था कि बिजनेस करने वाली एक कंपनी हमारी राजनीति को तय कर रही है और बतौर राजनेता वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं। तो ट्विटर का ये जो फैसला है दोबारा से अनलॉक करना राहुल गांधी और दूसरे नेताओं के अकाउंट को, ये अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी निर्णय ट्विटर लेता है उसके बारे में पारदर्शिता होना चाहिए और नियमबद्ध होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि किस आधार पर किन हैंडल को लॉक कर रहा है, किस ट्वीट पर उसको आपत्ति है और क्यों आपत्ति है। क्योंकि बहुत सारे जो ट्वीट हैं बीजेपी नेताओं के भड़काऊ ट्वीट हैं, उकसाऊ ट्वीट हैं, जैसे अमित मालवीय हैं आईटी सेल के, उनके बहुत सारे ट्वीट वीडियो इस तरह के होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो इस मामले में एक स्पष्टता होनी चाहिए और वो अभी ट्विटर ने नहीं दी है। और इसलिए ये मान लेना कि ट्विटर ने अगर ये फैसला कर लिया है अनलॉक करने का, तो ये एक परंपरा के तौर पर वो भारतीय राजनीति में दखल नहीं देगा या सरकार के दबाव में नहीं आएगा। ये जल्दबाजी होगी, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश की आज़ादी के 74 साल पूरे होने से एक दिन पहले मोदी ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मोदी ने कहा कि उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में ही हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मजहबी आतताइयों की कुत्सित व घृणित मानसिकता के कारण भारत भूमि का दुखद विभाजन हुआ। विस्थापन के दौरान असंख्य निर्दोष नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए। उनके बलिदान की स्मृति में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय अभिनंदनीय है। तो योगी आदित्य के अगर इस ट्वीट को आप ध्यान से देखें तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का ख्याल है वो क्यों आया है। वो बाकायदा मजहबी आतताइयों का जिक्र करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये जो विभाजन की नौबत आई देश की, उसमें हिंदू जो अतिवादी थे, हिंदुत्ववादी थे, उनकी ही भी उतनी ही बड़ी भूमिका थी जितनी मुस्लिम कट्टरपंथियों की थी। ये दोनों कट्टरपंथी धाराओं ने मिलकर देश में ऐसा माहौल बनाया था जिससे विभाजन की नौबत आई। जिन्ना, नेहरू
और दूसरे मसले तो बाद में आए। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो भी बांटो और राज करो की नीति पर चल रहा था। बंग विभाजन भी उसी ने किया था और बंग विभाजन को भी इस तरह से देखा जाता कि वहाँ से इस बंटवारे की एक तरह से बीज पड़े, उसकी शुरुआत हुई। और ये जो दो धाराएं हैं कट्टरपंथियों की, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी हों चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हों, उन्होंने आगे जाकर इस तरह से माहौल बनाया कि भारत का विभाजन 1947 को हुआ। तो अगर याद करना है तो हमें ये सारी बातें याद करनी चाहिए, दोनों विचारधाराओं को याद करना चाहिए, बंटवारे वाली, और तब हमारी बंटवारे की सही समझ बनेगी। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ये बंटवारा इसलिए याद किया और कराया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान फिर से हिंदू और मुसलमान में बटे, उनके बीच खाइयाँ बढ़ें, ध्रुवीकरण हो और हिंदू वोट बैंक मजबूत हो। आज की अगली खबर, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत पर बेहद तीखा हमला करते हुए कहा है कि उनका कामकाज राष्ट्र हित के खिलाफ होता है। वे सिर्फ अपनी कंपनी और अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं, उन्हें देश हित से कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, गोयल ने यह भी कह दिया कि राष्ट्रवादी कंपनियां विदेशी उत्पाद आयात नहीं करती हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां 10 पैसे के लालच में विदेश से सामान खरीद लेती हैं। गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के कार्यक्रम में ये सब कहा। उनका सबसे तीखा हमला टाटा समूह पर था, जिसका नाम लेकर उन्होंने उस पर हमला किया। इस कार्यक्रम के वीडियो को बाद में डिलीट कर दिया गया। टाटा समूह ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कारपोरेट विशेषज्ञों ने इस पर हैरत जताई है। गोयल ने टाटा समूह के ढांचागत संरचना, रक्षा व एरोस्पेस विभाग के अध्यक्ष का नाम लेकर उन पर हमला किया। उन्होंने कहा, मेरा और मेरी कंपनी, हम सबको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। गोयल ने इसके आगे कहा, आपकी जैसी कोई कंपनी 1-2 विदेशी कंपनी खरीद ली तो उसका महत्व ज़्यादा हो गया, देश हित कम हो गया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने ये बात टाटा समूह के प्रमुख N चंद्रशेखरन से भी कही है। तो आप देखिए कि ये जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है, अंधराष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स है, अब वो उद्योग जगत को भी बांटने के स्तर तक पहुंच गई है। पीयूष गोयल ने अपने 19 मिनट के इस वक्तव्य में जिस तरह से इंडस्ट्री को संबोधित किया और जिस तरह से टाटा को अलग करके चुना, वो देखने लायक है। हम सब जानते हैं कि यही काम मुकेश अंबानी भी कर रहे हैं, यही काम गौतम अडानी भी कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम लेने की हिम्मत हमारे वाणिज्य मंत्री में नहीं हुई और उन्होंने टाटा को, और चूंकि टाटा आप जानते हैं कि वो हिंदू नहीं है, वो पारसी हैं, इसलिए उनको अलग से निशाना बनाया गया। अब ये जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है, जो देश हित की परिभाषा है, ये एक बहुत ही संकुचित ढंग की परिभाषा हमारे वाणिज्य मंत्री साहब ने गढ़ी है और इसीलिए शायद उन्हें अपना वीडियो डिलीट भी करवाना पड़ा, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया कि उन्होंने गलत बोला है और गलत बोलने के बाद उसे छुपाना चाहते हैं, लोगों की नज़रों से बचाना चाहते हैं। लेकिन ये जो द हिंदू अखबार ने बाकायदा उस वीडियो को भी सहेज कर रखा है और इस पर पूरी एक रिपोर्ट भी छापी है और आप समझ सकते हैं कि ये सरकार और इसके मंत्री कितने बड़े भस्मासुर हैं। वो देश को और देश के लिए विकास को जो सहयोग दे रहे हैं, उनको किस तरह से निशाने पे बना रहे हैं। ये सही है कि हमारे उद्योगपति अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये पहले भी सोचते थे और आगे भी सोचते रहेंगे, क्योंकि पूंजीवाद में यही होता है। अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में खाली सीटों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि इन सीटों को अनिश्चित काल तक खाली नहीं रखा जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री से विधान परिषद में सदस्यों को नामित किए जाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कहा है, क्योंकि पहले से इस मामले में 8 महीने की देरी हो चुकी है। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद में 12 सदस्यों को नामित करने के मुद्दे पर राज्यपाल द्वारा देरी किए जाने पर अदालत का रुख किया था, जिसके सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, ये अदालत राज्यपाल को आदेश जारी नहीं कर सकती, लेकिन उसे उम्मीद है कि राज्यपाल जल्द ही इस मामले पर फैसला करेंगे। अदालत ने कहा, अगर किसी नाम को लेकर कोई समस्या है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि हो सकता है कि राज्यपाल के पास अपने फैसले में देरी करने का वाजिब कारण हो, लेकिन इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। पीठ ने कहा, कारण
कारण जो भी हो, अब समय आ गया कि गतिरोध दूर हो, क्योंकि 8 महीने उचित समय से काफ़ी अधिक है। कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद राज्यपाल कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह ने से मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है। आप जानते ही हैं कि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो किस तरह के राज्यपाल हैं, उनकी निष्ठा कहाँ है, वो किस तरह की सियासत वहाँ बैठकर कर रहे हैं, और जो राज्य सरकार है उसको परेशान करने के लिए कोई भी कोशिश बाकी नहीं रहते हैं। तो ये जो वो कर रहे हैं विधान परिषद के सदस्यों के बारे में 8 महीने की वो देरी कर चुके हैं इस पर चिंतन विचार के लिए। या तो वो इसे स्वीकार कर लेते या खारिज कर देते, मुख्यमंत्री को बता देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जाहिर है कि केंद्र सरकार के इशारे पर वो सब कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही घृणित है कि एक राज्यपाल इतने घटिया स्तर पर उतरकर इस तरह की हरकत कर रहा है और इसे रोका जाना चाहिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बहुत ही नरम लहजे में आया है, लेकिन बहुत कड़ी बात कह रहा है। उसने साफ साफ कोश्यारी को कह दिया है कि अब आपके पास ये समय है कि तुरंत इस पर फैसला करके इन नामों को क्लियर करें। और आज की अंतिम खबर लेते हैं। तालिबान के 12 से ज़्यादा प्रांतों पर कब्जा कर लेने के बाद से कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि वे मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर चिंता जताई है और इसे भयावह करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि मैं इससे बहुत ही विचलित हूँ कि तालिबान ने अपने नियंत्रण के इलाकों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और ख़ास करके लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा, यह देखना भयावह व हृदय विदारक है कि अफगान स्त्रियों के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एपीएफ ने भी खबर दी थी कि ताजिकिस्तान से सटे अफगान इलाके में नियंत्रण करने के बाद स्थानीय तालिबान कमांडर ने मस्जिदों के इमामों से कहा था कि वे 15 साल से ज़्यादा की लड़कियों और 40 साल से कम उम्र की विधवाओं की सूची उन्हें दें ताकि तालिबान लड़ाकों से उनका निकाह कराया जा सके। तो ये तालिबान जो जिस तरह के सोच के लोग हैं उससे ये कोई आश्चर्य नहीं होता कि वो ये सब कर रहे हैं। पहली बार जब 1996 में वो सत्ता में आए थे तब भी उन्होंने यही सब किया था और अब जब वो दोबारा सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं, काबुल पर कब्जा करने जा रहे हैं, तो फिर उसी रास्ते पर चल रहे हैं और जगह जगह वो अपनी जो जाहिलाना सोच है, जो कट्टरपंथी सोच है, जो शरीयत की गलत ढंग से व्याख्या करके स्त्रियों के शोषण, स्त्रियों पर पाबंदी लगाने की बात है, वो करने लगे हैं। और दूसरे तरह से भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं और जाहिर है कि आगे चलकर बढ़ती जाएंगी। तो इससे पूरी दुनिया चिंतित है, संयुक्त राष्ट्र चिंतित है और पूरी दुनिया इसे रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रही है। ये और भी इसका सबसे दुखद पहलू है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे कि बड़े पैमाने पर इसे शेयर भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार की शाम को एक बार फिर से हाजिर होगा उस दिन की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।